जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले बायो का एक क्लास हमने आपको दिया था, उसमें हम लोग स्टार्टिंग का कुछ प्रोसेस को यानी जिसमें हम लोग जाने थे पोषण के बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में, साथ ही साथ स्वपोषण के बारे में हम लोग जाने थे और उसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को बहुत हद तक हम लोग उसमें कवर कर चुके थे। छोटा सा पार्ट बचा हुआ है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से संबंधित, वो हम लोग आज जानेंगे। साथ ही साथ स्वपोषण के अलावा परपोषण क्या होता है वो जानेंगे। परपोषण के प्रकार क्या क्या होते हैं उन सारे टॉपिक को जानेंगे। इसके अलावा आज हम लोग जानेंगे अमीबा के बारे में और पैरामीशियम क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इतना सारा चीज आज हम लोग इससे क्लास में करने वाले हैं। अभी 2-4 दिन से वीडियो जो था वो रेगुलर नहीं जा रहा था, उसके पीछे कारण है कि देखिएगा अभी मौसम बहुत ही खराब चल रहा है, जिसकी वजह से लाइट का जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसीलिए सही टाइम पर आपका वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अभी 1-2 दिन जब तक ये मौसम खराब है आपको अल्टरनेट यानी 2 दिन 3 दिन पर कभी वीडियो मिलते रहेगा। लेकिन जब अगले मंथ से यानी अगले मंथ हम लोग का जो रूटीन हम दिए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक ये मौसम खराब है तभी तक ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है। आज हम लोग देखिए जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज हम लोग यहां से जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है। देखिए पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो स्वपोषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्वपोषी जो पौधे होते हैं उसमें यही एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे भोजन बनाने का काम करते हैं। यानी स्वपोषण के द्वारा, यानी अगर हम कहें कि कोई अगर स्वपोषी जीव अपना भोजन बनाता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है वो कैसे होती है, उसमें कैसे कैसे प्रोसेस होता था तो वो या उसका जो रासायनिक समीकरण था ये हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे। देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आवश्यक तत्व होते हैं और उस आवश्यक तत्व में थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं, क्योंकि पिछले क्लास में बताए थे। हम यहां बताते चलें कि सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो क्लोरोफिल आता है, फिर सेकंड स्थान पे आता है CO2 यानी इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग कहते हैं, तीसरे स्थान पे आता है जल की भूमिका और चौथे स्थान पे आती है सूर्य का प्रकाश। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर जैसे क्रमवश लिखे हैं वैसे ही याद करना है, आप आगे पीछे भी याद कर सकते हैं। यानी ये 4 अगर हम बात करें तो तत्व सबसे इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्लोरोफिल कितना महत्वपूर्ण है। देखिए क्लोरोफिल जो है आपको मालूम है कि हमने बताया था कि पेड़ पौधे जो पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां, उसमें हम आपको बताए थे कि एक हरित लवक पाया जाता है। हमने आपको यह बता दिया था कि आपको लवक जो थे 3 प्रकार के, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। और हरित लवक का अगर हमने कहा था कि उसमें भी एक वर्णक पाया जाता है जिसको हमने कहा था कि वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। क्लोरोफिल जो होता है, यही याद रखिएगा कि प्रकाश जो आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, उसको विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलने का जो काम होता है वो हमारा क्लोरोफिल ही करता है। यानी अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसीलिए याद रखिएगा क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई के भी नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम होता है इसका, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषी इकाई। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषी इकाई के भी नाम से जाना जाता है। किसको, तो क्लोरोफिल को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कभी कभी कोई पूछ देता है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है। कोई भी प्रूफ मांग सकता है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल कैसे अनिवार्य है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा कोलियस का एक पत्ता ले लीजिएगा आप लोग, देखिएगा हम यहां लिख देते हैं किस चीज का लेना है, कोलियस। याद रखिएगा एक कोलियस का पत्ता ले लीजिएगा। पत्ता जो होता है इसका चित्तेदार होता है। चित्तेदार का मतलब होता है कि याद रखें कहीं कहीं पे व्हाइट कलर का इस तरह से भाग होता है। आपको क्या करना है, और बाकी बात मान लीजिए कि वो ग्रीन कलर का होता है। जो सफेद रंग का जहां जहां भाग होगा उसको आप क्या करिएगा कि पेन से मार्क कर दीजिए या किसी चीज से उसको गोल घेर दीजिए। किस चीज के पत्ता को,
कोलियस जो होता है उसका पत्ता चित्तेदार होता है, यानी कहीं कहीं पे उजला उसका पार्ट होता है पत्ती में, और कहीं और बाकी पार्ट क्या होता है, हरा रंग होता है। हमने कहा कि जहां जहां व्हाइट पार्ट है उसको आप घेर दीजिए, और घेरने के बाद इसको क्या करिए, पानी में डालकर बहुत ज्यादा इसको उबालिए। याद रखिए किस में डालना है आपको, पानी में डालना है, और पानी में डालकर खूब इसको उबालना है। कुछ देर तक उबालने के बाद इस पत्ती को निकालिए, और उसके बाद क्या करिए, इसको डालिएगा अल्कोहल में, और अल्कोहल में डालकर ध्यान दीजिएगा कैसे डालना है। तो मान लीजिए कि एक पार्ट ये हो गया, इसमें अल्कोहल है, और इसमें हम इस पत्ती को डाल देंगे, ठीक है। और फिर एक बड़ा टब लेंगे, और उसमें मान लीजिए कि यहां पे क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। देखिए इसमें क्या रहेगा, अल्कोहल। अब देखिएगा अल्कोहल रहेगा, इससे पानी रहेगा, और फिर इसको उबालिए, अल्कोहल में डालिए, फिर अल्कोहल वाले पार्ट को किसमें डालिए, पानी वाले टब में, और फिर गर्म कीजिए। कुछ देर जब इसमें भी उबाल लीजिए तो उसके बाद पत्ती को क्या करिएगा, बाहर निकालिए। और पत्ती को जब बाहर निकालिएगा ना, तो कुछ देर के बाद क्या करना है आपको, कि जब ये ठंडा हो जाए तो उस पर आयोडीन को डालना है। क्या डालना है इस पर, याद रखिएगा आयोडीन को। हम यहां लिख देते हैं, आयोडीन को डालना है। जैसे ही इस पर आयोडीन डालिएगा ना, तो आप देखिएगा कि जितना ज्यादा, यानी जितना ये वाला पार्ट था, यानी हरा पार्ट था, उसका कलर जो है वो नीला रंग का हो गया। जितना हरा रंग का पार्ट था वो सब कैसा हो गया, नीला हो गया। और जो व्हाइट पार्ट था इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर इसका रंग नीला क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए याद रखिएगा, जब भी आयोडीन जो होता है, याद रखिएगा आयोडीन की अगर बात करें, और ये जब मिलता है किससे, स्टार्च से। स्टार्च यानी जो आप याद रखिएगा जो भोजन बनाया है, पेड़ पौधा जो भोजन बनाया है, थोड़ा देर उसी को समझिएगा। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं ना, तब ये क्या होता है, अभिक्रिया करते हैं, और उसका कलर किस रंग का हो जाता है, नीला रंग का हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां हरा रंग का पार्ट था वहां वहां पे भोजन का निर्माण हुआ था, यानी वहां स्टार्च था। इसीलिए आयोडीन जब उससे मिला तो उसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया। और बाकी जो व्हाइट कलर के पार्ट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी व्हाइट पार्ट में क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल नहीं था तो भोजन का निर्माण वहां नहीं हुआ, और जहां जहां हरा पार्ट था यानी क्लोरोफिल था, वहां भोजन का निर्माण हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर क्लोरोफिल नहीं रहे तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए ये आपका जो प्रयोग है इससे प्रूफ होता है कि याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। एक बार जल्दी से बता देते हैं प्रोसेस क्या क्या करना है। एक कोलियस का पत्ता लेना है जो चीतेदार होता है, जो व्हाइट कलर का भाग रहेगा उसको घेर देना है, फिर इसको पानी में डाल के उबालना है। कुछ देर उबालने के बाद उस पत्ती को निकालना है, फिर उसको अल्कोहल में डालना है, और अल्कोहल वाले पार्ट को फिर पानी वाले टॉप में डाल के फिर उबालना है। कुछ देर उबालने के बाद उस पत्ती को बाहर निकालिएगा, और जब ठंडा हो जाए तो उस पर आयोडीन डालना है। जैसे ही आयोडीन डालिएगा तो जितना हरा वाला पार्ट था वो कैसा हो जाएगा, नीला, क्योंकि वो स्टार्च से अभिक्रिया कर लेता है। यानी जहां जहां हरा भाग था वहां वहां भोजन का निर्माण हुआ था, और उसका कलर नीला हो गया। और व्हाइट वाले पार्ट पे क्या हुआ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब कि जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां भोजन का निर्माण नहीं हुआ। तो ये था हम लोग का क्या, तो क्लोरोफिल को हमने प्रूफ कर दिया कि क्या होता है, क्लोरोफिल बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा दूसरा भाग है वो हमारा है CO2। यानी हम लोग को जानना है कि जो CO2 होता है वो अनिवार्य है या नहीं है, और अनिवार्य है तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि CO2 अनिवार्य होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की अगर बात करें तो CO2 जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इंपॉर्टेंट कैसे होता है, आइए इसको भी एक हम प्रयोग के द्वारा आपको समझाते हैं। आपको क्या करना है, एक पेड़ को अपने गमला में जो पेड़ लगाया है उसको कहीं पे ऐसे जगह पे रखना है जहां पे धूप खूब अच्छे ढंग से उसको लग रहा हो। और आपको क्या करना है, उसकी जो पत्ती होगी, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि उसकी ये पत्ती हो गई, तो इस पत्ती को क्या करना है, आधा भाग इसका एक व्याम के अंदर रख देना है। व्याम का मतलब समझ रहे हैं, यानी सीधे सीधे समझिएगा कि कांच का या कोई भी डब्बा हो, ऐसे तरह से रखना है कि इस आधा पत्ती जो है वो डब्बा के अंदर चली जाए। ठीक है,
हमने कहा कि एक पौधा लीजिएगा, उसकी पत्ती को यानी उसको सबसे पहले पौधा को कहां रखिएगा, धूप में रखिएगा। एक ऐसा जार लीजिएगा जिसमें हम लोग क्या करना है कि आपको पौधा का जो पत्ती है उसका आधा भाग जार के अंदर रहे और आधा जार से बाहर रहे। और साथ ही साथ जार में क्या करिएगा, KOH यानी यहां पे क्या करिएगा, KOH जो होता है इसको डालिएगा। अब KOH जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए क्या कहते हैं उसको, कास्टिक पोटास। KOH जो होता है उसको हम यहां लिख देते हैं, KOH को कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास कहा जाता है। उसको आप क्या करना है, इसमें उसका चूर्ण डाल देना है। फिर क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए उसको धूप में छोड़ देना है। कुछ देर जब धूप में रह जाए तो उसके बाद क्या करना है कि धीरे से जब शाम हो जाए तो इसकी पत्ती को तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद इसको फिर अल्कोहल में डाल के उबालिए। अल्कोहल में उबालने के बाद पत्ती को फिर जब बाहर निकालिए, ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद जब उस पर आयोडीन डालिएगा तो क्या पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा, जो भाग इस जार से बाहर था इसका कलर नीला हो गया और जो भाग जार के अंदर था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे कि जहां स्टार्च का निर्माण होगा यानी भोजन का निर्माण होगा उसका रंग नीला हो जाएगा। इसका मतलब आधा भाग पे भोजन का निर्माण हुआ लेकिन आधे भाग पे नहीं हुआ। तो आधे भाग पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो आधा भाग पत्ती का जार के अंदर था, तो याद रखिएगा कि यहां पे जो पोटास यानी जो कास्टिक पोटास होता है वो CO2 गैस को सोख लेता है। यानी जैसे ही यहां पे CO2 पहुंच रहा था तो ये क्या करता, कास्टिक पोटास CO2 को सोख ले रहा था। यानी पत्ती को CO2 मिल ही नहीं रहा था और CO2 नहीं मिला तो वहां भोजन का निर्माण नहीं हुआ। यानी इसका मतलब कि अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, भोजन का निर्माण होता है, तो उसमें CO2 जो होता है उसकी भी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये दो प्रयोग हमने आपको बताया। पहले प्रयोग में हमने आपको बताया कि क्लोरोफिल कितना अनिवार्य होता है, दूसरे प्रयोग में हमने बताया कि CO2 कितना अनिवार्य है। तीसरा की अगर हम लोग बात करें, यानी तीसरा पार्ट यहां पे है क्या, तो जल। अब देखिए जल जो होता है ये तो आप अपने घर में कई बार किए भी होंगे और जानते भी होंगे कि पेड़ पौधों के लिए जल कितना अनिवार्य है। आप किसी पौधा में क्या करिए कि पानी डालना ही बंद कर दीजिए, पौधा कुछ दिन के बाद अपने आप मर जाएगा यानी सूख जाएगा। यानी वहां पे जल की कमी यानी नमी खत्म, पानी खत्म, सीधे सीधी बात है कि पौधा सूख जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप तो नॉर्मल इसको लिख भी सकते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि ये जो जल होता है यही जब टूटता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। वो भी कहां से आता है, तो वो याद रखिएगा जल जो होता है वो टूटता है और वही टूटता है तो उसमें से ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट की अगर बात करें तो चौथा पार्ट जो है हम लोग का है सूर्य का प्रकाश। तो याद रखिए सूर्य का प्रकाश जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य का प्रकाश अगर नहीं रहे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण नहीं होगा और नहीं होगा तो सीधे सीधी बात है कि पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे और मर जाएंगे। आपको बता दें कि जो सूर्य का प्रकाश होता है ये जब क्या होता है उसकी विकिरण जब जाती है तो क्लोरोफिल उसको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और उसी रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जल जो होते हैं वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है उसका उपयोग भोजन बनाने में पेड़ पौधे करते हैं। जो आपको मालूम है कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है या ग्लूकोज जिसको कहें कि ग्लूकोज का निर्माण होता है उसमें उसका उपयोग कर लेते हैं। अगर इसको प्रयोग के द्वारा दिखाना हो तो इसका बहुत ही अच्छा उपाय है। क्या करेंगे, एक अपना कलश जो है यानी कलश यानी कहें एक गमला जो है उसको समझिए, एक गमला में एक पौधा लीजिए और उसको क्या करना है कि उठा के अंधेरे में 3 से 4 दिन के लिए रख दीजिए। 3 से 4 दिन तक जब उसको अंधेरा में रखिएगा उसके बाद से उसकी पत्ती को तोड़िए और पत्ती को जब तोड़ के क्या करिएगा, वही प्रोसेस अल्कोहल में डालिए, उबालिए
और उबालने के बाद जब उस पर आयोडीन डालिएगा तो पता चलेगा कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि भोजन का निर्माण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? तो क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा था। और जैसे ही पता चला कि उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो धीरे 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 पौधा क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा और कुछ दिन में वो पूर्णतः सूख के समाप्त हो जाएगा। यानी सूर्य का प्रकाश जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 चरणों में हो जाता है, एक प्रकाशीय और दूसरा अप्रकाशीय। प्रकाशीय और अप्रकाशीय का मतलब ये नहीं कि एक उजाला में और दूसरा अंधेरा में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 चरण का मतलब होता है, एक चरण में जो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसकी सहायता से जल को तोड़ा जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। बस इतना ही उसका प्रोसेस का काम रहता है, इतना ही सूर्य का प्रकाश का काम होता है। उसके बाद से सूर्य के प्रकाश अगर नहीं भी रहे तो पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। तो जब तक प्रकाश रहता है, यानी जब तक उसका उपयोग करते हैं तो उसको प्रकाशीय भी बोल सकते हैं, और जब प्रकाश नहीं है तो उसको हम लोग अप्रकाशीय के भी नाम से जानते हैं। तो यह था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए हमने प्रूफ करके बताया कि कैसे क्लोरोफिल अनिवार्य है, CO2 अनिवार्य है, जल कैसे महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है। यह चीज हम आपको आज बताए। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां से हम लोग का एक पार्ट जो है वो समाप्त हुआ। एक पार्ट का मतलब हुआ कि जब हम आपको पोषण पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। यहां पे स्वपोषण का पार्ट जो है वो समाप्त होता है, क्योंकि स्वपोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, उसके लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है, उनको प्रूफ करना, प्रयोग द्वारा दिखाना, ये सारा चीज हमने आपको बता दिया। अब यहां से हम लोग दूसरा भाग शुरू होगा कि परपोषण क्या होता है और परपोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए अब जानते हैं परपोषण के बारे में। तो आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं परपोषण के बारे में। देखिए, पोषण जो हमने बताया था कि 2 प्रकार का, तो उसमें पहला प्रकार हम लोग पढ़ चुके थे कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके थे। अब बारी है दूसरा उसका पार्ट, यानी परपोषण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, स्वपोषण में आप लोग जानते थे कि स्वपोषण क्या होता है। तो हमने कहा कि जो ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो या अपना पोषण स्वयं करता हो। सेम इसका उल्टा कीजिए कि परपोषण किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उसे हम लोग परपोषण के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम लोग उदाहरण दें, जैसे हम ही लोग मानव जाति हैं, हम लोग देखिए भोजन के लिए हम लोग दूसरे जीव पर निर्भर हैं। देखिए, फल उल के लिए पेड़ पौधे पे, मांस के लिए जानवर पे, मछली, ये सब जितना भी हम लोग भोजन करते हैं वो सब किसी ना किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं और तब हम लोग का पोषण होता है। तो हम लोग में जो पोषण की प्रक्रिया होगी वो कौन सी प्रक्रिया होगी, तो याद रखिएगा, परपोषण। यानी जिसमें पोषण के लिए कोई जीव क्या करे, दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उसे हम लोग परपोषण के नाम से जानते हैं। और वैसे जीव जो अपना पोषण परपोषण के द्वारा करते हैं उसको याद रखिएगा परपोषी के नाम से जानते हैं। क्या कहलाता है वो, परपोषी। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया कि मनुष्य जो है अपना पोषण जो है करने के लिए क्या होता है, या भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो इसका जो पोषण की प्रक्रिया होगी वो पोषण की प्रक्रिया कहलाएगी कौन सा, परपोषण। और मनुष्य जो होगा वो क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा। यानी जो जीव अपना पोषण परपोषण के द्वारा करते हैं उसको हम लोग परपोषी के नाम से जानते हैं। परपोषण जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में बांट देते हैं। याद रखिएगा, परपोषण को कितने भाग में, 3 भाग में हम लोग बांट के अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो आता है हम लोग का आता है कौन सा, तो मृत जीवी पोषण। अब देखिए, मृत जीवी पोषण
नाम से भी आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा। मृतजीवी पोषण का मतलब समझिएगा वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त करे और उसके बाद उसकी पोषण की प्रक्रिया हो, तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी अपना भोजन जो है, सीधे सीधे अपने एक आसान लैंग्वेज में समझिए, अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से अगर वो प्राप्त करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण के नाम से। यानी वो जीव जो पोषण की प्रक्रिया करता है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब जितना भी आपको बैक्टीरिया होता है, ये सब जितने भी आते हैं, कवक हो गया, ये फंगस हो गए, कवक, फंगस, बैक्टीरिया, ये जितने भी होते हैं वो सब मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। यानी इनका पोषण की प्रक्रिया कैसे, जरा समझिएगा, कैसे आप समझिएगा। जैसे देखिए, अगर आपके मोहल्ला में अगर गाय भैंस अगर ये मर जाए या कुत्ता मर जाए, थोड़ा तक समझिए, कुत्ते मर जाए, अच्छा कुत्ता मर जाता है तो उसको हम लोग ले जाते हैं और ले जाके कहीं पे फेंक देते हैं। अच्छा जब आप फेंक देते हैं तो कुछ दिन के बाद से जब जाते हैं तो आपको बदबू आती है। आप हम लोग उधर से गुजरते तो नाक को दाबते कहते बहुत बदबू आ रही है। बदबू इसलिए आती है, अगर ध्यान से नजर चला जाए तो देखिएगा उसमें क्या होता है, उसका जो शरीर होता है वो फैल जाता है और फैलता है, और यानी कहने का मतलब फैलने का मतलब फूल जाता है, और फूलने के बाद से क्या होता है उसमें आपको कीड़ा नजर आएंगे, छोटे 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 बैक्टीरिया नजर आएंगे। वो क्या करते हैं कि वो मरे हुए जीव के शरीर को तोड़ते हैं, उसको कार्बनिक के रूप में क्या करते हैं, पूरा उसको तोड़ देते हैं, यानी उसको तरल रूप में चेंज कर देते हैं तोड़ तोड़ के, और उस तरल रूप को वो भोजन के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करने का काम कर जाते हैं। तो जब 2-4 दिन के बाद जाइएगा तो बदबू आएगा, फिर देखिएगा कि बहुत सारा उसमें कीड़ा पड़ा है, फिर कुछ दिन के बाद जाइएगा तो पता चलेगा कि कुत्ता क्या हो गया, वहां से गायब है और वहां पे थोड़ा बहुत हड्डी बचा हुआ है। कुछ दिन के बाद जाइएगा तो भी सब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा जरा समझिए, वो जितने भी बैक्टीरिया थे वो मरे हुए जीव से अपना क्या किए, पोषण का काम कर लिए, तो उनका तो पोषण का काम हो गया, लेकिन हमारे लिए भी तो फायदा का काम हुआ। फायदा इसलिए हुआ, अगर वो बैक्टीरिया नहीं होते और वो अपने पोषण का काम नहीं करते तो वो कुत्ता वहीं पे पड़ा रहता। आने वाले दिन में मान लीजिए 5 मरता, 10 मरता, सब हम ले जाके फेंकते जाते, वैसे ही क्या होता, जानवरों की ढेर लग जाती और हमारा पूरा का पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता। इसका मतलब कि हमारी वातावरण को साफ सुथरा रखने में ये हमारे लिए मददगार है। ये अगर रहेंगे तो हमारा वातावरण क्या रहेगा, साफ सुथरा बना रहेगा। यानी अपना पोषण तो ये करते हैं, साथ ही साथ हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखने में भी हमारी मदद करते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, इनको अपघटक के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अपघटक भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, सड़ाकर, गलाकर या वातावरण को साफ सुथरा या अपघटित करके हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करते हैं। तो याद रखिएगा, पर पोषण का जो पहला प्रकार था मृतजीवी पोषण, उसमें हमने आपको बताया कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण के नाम से जानते हैं, और जो जीव होगा उसको मृतजीवी कहा जाता है। साथ ही साथ हमने कहा कि उस जीव को अपघटक के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारा वातावरण होता है, इसको साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करते हैं। तो ये था आपका पहला प्रकार। आइए अब जानते हैं मृतजीवी पोषण के बाद से दूसरे पार्ट को, यानी परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण क्या होता है, तो उसका पहले परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण करे, तो ऐसी पोषण की प्रक्रिया जो है वो परजीवी पोषण कहलाती है। हमने 2 वर्ड कहा, उस दोनों वर्ड को पहले समझते हैं। हमने कहा कि अस्थायी रूप से रहे या अस्थायी रूप से रहे। ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा कि कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में
अस्थायी रूप से रह के या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण का काम कर ले, तो वैसा पोषण की जो प्रक्रिया होगी वो परजीवी पोषण के नाम से जाना जाएगा। इसका उदाहरण समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम मनुष्य का ही हम उदाहरण लेते हैं, आइए हम ही अपना ही उदाहरण ले लेते हैं। अच्छा जरा ध्यान से समझिए, हमारे माथा में अगर मान लीजिए कि जू है, अगर हमारे माथा में जू है तो देखिए हम जहां जाएंगे वहां वो हमारे साथ ही साथ जाएगा, माने अस्थायी रूप से हमारे शरीर में वो है। उसको जब क्या होता है, भूख लगेगा, आएगा, धीरे से काटेगा, खून चूसेगा, उसका कहेगा जाओ जी काम हो गया। यानी हमारे सर में ही उपलब्ध है, बाल में ही उपलब्ध है, आ रहा है, खून चूस रहा है, पोषण का काम कर रहा है, उसका काम खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ये जीव हमारे शरीर में अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण कर रहा है। लेकिन वही अगर हम मान लीजिए रात में सोने जाते हैं और बेड पर सोए और खटमल निकल के आया और काटा, खून चूसा और फिर धीरे से निकल के बेड में घुस गया। जरा समझिए, वो जो जीव था वो हमारे शरीर में क्या था, अस्थायी रूप से आया, माने आया, अपना पोषण के लिए खून चूसा और फिर चला गया। यानी कोई जीव जो था, देखिए एक जीव अस्थायी रूप से रहा और एक अस्थायी रूप से आके और अपना पोषण का काम करके चला गया। तो ये जो दोनों का पोषण का प्रक्रिया कहलाएगा ना, वो पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परजीवी पोषण के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या होगा, दोनों जीव यानी एक जो जीव शरीर में अपना रख रहा है, जैसे हमने क्या कहा, तो हम मान लीजिए कि हमारे माथा में जू है तो हम उसको रखे हैं यानी पोस रहे हैं, तो हम लोग कहलाएंगे पोषी। याद रखिएगा, हम लोग क्या कहलाएंगे, पोषी कहलाएंगे। लेकिन वो जो जीव है, खटमल है, वो कहलाएगा परजीवी। वो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जांपल, जैसे भैंस होती है, तो भैंस में देखिएगा क्या होता है, छोटा छोटा ऐंठ, जिसको ऐंठे या कुछ कहा जाता है, छोटा छोटा जीव जो होता है उसके शरीर में देखिए रहता है, वो अस्थायी रूप से रह के उसका क्या करता है, खून चूसते रहता है। तो वो पोषण का प्रक्रिया कर रहा है, कैसे, अस्थायी रूप से रह के। तो वो जो क्या होगा, जो छोटा छोटा जीव है वो किस नाम से जाना जाएगा, परजीवी के नाम से। और जो भैंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पोषी कहलाएगी। यानी जिसके शरीर में रहेगा, सीधे सीधे समझिए, उसको पोषी कहेंगे, और जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो ये दूसरा प्रकार भी हम लोग समझ गए हैं, परजीवी पोषण क्या होता है। आइए अब तीसरा जानते हैं। तीसरा प्रकार जो हम लोग का है वो है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, जरा समझिएगा। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जंतुओं के जैसा ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करे, तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसी पोषण की प्रक्रिया को हम लोग प्राणी संपोषण के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो वो मनुष्य होगा। देखिए हम लोग जंतुओं के जैसा भोजन ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ ठोस रूप में और तरल रूप में। याद रखिएगा, ठोस और तरल दोनों रूप में और जंतुओं के जैसा हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोग का पोषण जो है वो पोषण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो याद रखिएगा, प्राणी संपोषण कहलाएगा। और हम लोग यानी जो जीव होंगे उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उस जीव को याद रखिएगा हम लोग कहेंगे प्राणी संभोजी। क्या कहेंगे उसको, प्राणी संभोजी कहेंगे। तो एक बार और सुनिएगा, तीसरा प्रकार हमने क्या बताया, प्राणी संपोषी पोषण क्या है, तो पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के जैसा ग्रहण करे, तो वैसे पोषण की प्रक्रिया को हम लोग प्राणी संपोषण के नाम से जानते हैं और उस जीव को प्राणी संभोजी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण हमने क्या दिया है, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बहुत सारा एग्जाम्पल। ये सब जितने एग्जाम्पल होंगे वो किसके हो जाएंगे, प्राणी संपोषण का होगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि थोड़ा देर पहले तो आपने सर बताया कि मनुष्य जो है वो पर पोषण करता है, तो फिर ये प्राणी संपोषण कैसे। तो याद रखिएगा, क्योंकि पर पोषण का ही प्रकार है क्या, प्राणी संपोषण।
तो अगर कोई पूछता है कि मनुष्य में पोषण की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप ये भी बताइएगा। देखिए पर पोषण कहिएगा तो वो फिर से क्वेश्चन कर देगा, पर पोषण में कौन सा, तो इसीलिए डायरेक्ट उसको आंसर दीजिएगा प्राणी संपोषण। बस उसका क्या होगा, आगे का सवाल बंद हो जाएगा। तो एक्यूरेट आंसर क्या होगा, प्राणी संपोषण, क्योंकि ये किसका प्रकार है, पर पोषण का प्रकार होता है। तो ये था पर पोषण के बारे में, और साथ ही साथ ये पर पोषण के जो 3 प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब जरा जानते हैं कि जो जंतु होते हैं उनमें पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। जो जंतुएं होते हैं तो आपको मालूम है कि जीव जंतु जो होते हैं उनको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो आइए हम आपको अब समझाते हैं कि जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। आइए अब समझते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। हमने अभी आपको बताया कि जो जंतुएं होते हैं उन जंतुओं को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। जंतु को अगर हम लोग बांटते हैं तो 2 भाग में बांटते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा जो होता है वो होता है बहुकोशिकीय। याद रखिएगा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यानी हम कहें जिसमें कोशिका की संख्या 1 हो और जिसमें कोशिका की संख्या 1 से ज्यादा हो। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो चूंकि हम जान रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं में पोषण, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें भोजन का पाचन की प्रक्रिया या पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम लोग को यहाँ पे एक कोशिकीय जीव में 2 जीवों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है, और वो 2 जीव कौन कौन है, तो याद रखिएगा, पहला अमीबा के बारे में पढ़ना है और दूसरा जानना है पैरामीशियम के बारे में जानना है। यहां से अगर एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो ऑब्जेक्टिव में 2 प्रश्न फिक्स है, वही बार बार पूछता है, और एक सब्जेक्टिव पूछता है, तो वो हम आपको बता देंगे। अभी पहले समझते हैं अमीबा क्या होता है। तो देखिए अमीबा अगर बात करें तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। याद रखिएगा, इसकी कोशिका की संख्या इसमें कितनी होती है, 1 होती है। ये एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें पोषण की प्रक्रिया जो होती है वो याद रखिएगा, चूंकि ये क्या लिखे हमने, प्राणी संपोषी होता है, इसका मतलब इसमें पोषण की प्रक्रिया कौन सी होगी, तो याद रखिएगा प्राणी संपोषण की प्रक्रिया इसमें होगी। यानी ये ठोस और तरल के रूप में जंतुओं के जैसा भोजन ग्रहण करने का काम करता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अमीबा निम्नलिखित में से क्या है, तो याद रखिए क्या है, प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव होता है। अगर बात करें कि ये भोजन के रूप में क्या खाता है, तो याद रखिएगा भोजन के रूप में जो अमीबा होता है वो छोटे छोटे शैवाल, इसके अलावा बैक्टीरिया, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक कोशिकीय जीव यानी बैक्टीरिया हो गया, छोटा छोटा शैवाल हो गया, इसके अलावा एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, इन सबको अमीबा खाने का काम करता है। अब देखिए अमीबा भोजन करता कैसे, अमीबा का आकार होता कैसे है। तो आइए हम आपको अमीबा का फिगर दिखाते हैं, अमीबा होता कैसा है, और साथ ही साथ हम एक तरफ आपको बना के भी दिखाते हैं बोर्ड पे कि अमीबा कैसे होता है और भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ये अनिश्चित आकार का होता है। जैसे देखिए इस तरह का, इस आकार का होता है, इसमें बीच में एक केंद्रक होता है। यहां बाहर में क्या होता है, यहां पे जो बाहर में पार्ट निकला हुआ होता है इसको हम लोग कुटपाद के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, कुटपाद। याद रखिएगा एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है अमीबा भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है, तो वो किसकी सहायता से, कुटपाद की सहायता से भोजन पकड़ता है। अब देखिए कुटपाद की सहायता से भोजन कैसे पकड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर थोड़ा देर के लिए ये अमीबा हो गया, अनिश्चित आकार का हमने पहले ही कहा है, अगर यहां पे कुछ खाने वाला इसको पदार्थ दिख गया तो ये क्या करता है कि इधर से भी और इधर से, दोनों अपना कुटपाद को बढ़ाता है और बढ़ाते बढ़ाते इसको चारों तरफ से घेर लेता है।
यानी कैसे, जैसे समझिएगा, अब ये यहां पे क्या कर लेगा अमीबा, ये इस तरह से अपना आकृति बना लेगा, इस तरह से, ये इसको बना लीजिए ऐसे, और इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे एकदम, और इसको टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, रुक जाइए, ऐसे। अब देखिए आपका जो खाने वाला पदार्थ होगा वो कहां चलाएगा, इस कुटपाद के भीतर चलाएगा, सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप जब होगा ना तो पता चलेगा कि अमीबा जो है उसको पूरी तरह से अपने अंदर घुमा दिया है, यानी अंदर में आप उसका एक केंद्रक हो गया, और जो भोज्य पदार्थ था उसको बिल्कुल वो क्या कर लिया, अंदर कर लिया। और जैसे ही भोजन को वो अंदर कर लेगा, इसमें क्या होगा, रसघानी का निर्माण हो जाता है, भोजन रसघानी का निर्माण होता है, इसमें उसके पाचन की क्रिया हो जाती है, और फिर क्या होता है, शरीर के किसी अन्य भाग से जो अमीबा होता है वो अपना भोजन का पचा हुआ जो भाग यानी अपशिष्ट पदार्थ जिसको कहते हैं, उसको वो क्या कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। याद रखिएगा, इसमें अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं होता है जहां से वो भोजन करे, और विशेष अंग नहीं होता है जहां से वो अपशिष्ट पदार्थ को निकाले। वो शरीर के किसी भी भाग से अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है, और अपनी कुटपातों की सहायता से वो भोजन को पकड़ने का यानी खाने का काम करता है। तो अगर बात करें कि इसमें जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो कैसे कैसे, तो पहला याद रखिए अंतर्ग्रहण। देखिए यहां पे अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ उसको अंदर लेना। दूसरा पाचन, देखिए यहां पे हमने कहा उसका पाचन होगा। और तीसरा कहा बहिष्करण, तो देखिए यहां पे बहिष्करण का मतलब उसको क्या करना, शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये तीन पार्ट में क्या होता है, अमीबा में भोजन का पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, पोषण की प्रक्रिया। क्वेश्चन क्या क्या पूछा वो समझिए। एक तो पूछा कि अमीबा कैसा जीव है, तो याद रखिएगा अमीबा एक कोशिकीय और साथ ही साथ क्या होता है, प्राणी समपोषी होता है। दूसरा, अमीबा अपना आकार किसकी सहायता से बदलता है या भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है, तो कुटपाद की सहायता से पकड़ता है। तीसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा, तो अमीबा जो होता है उसमें भोजन की पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको आप क्या करिए, समझाइए। तो हमने क्या कहा, ये पूरा का पूरा आप क्या कर दीजिए, प्रोसेस को अपने लैंग्वेज में लिख डालिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था किसके बारे में, अमीबा के बारे में। आइए अब जो दूसरा पार्ट बचा है यानी दूसरा जीव, उसके बारे में समझते हैं। दूसरा जो है वो होता है पैरामीशियम। अच्छा, अमीबा जो होता है ये भी याद रखिएगा, उसको नंगी आंख से हम लोग देख ही नहीं सकते क्योंकि एक कोशिकीय जीव होता है। उसका रियल फोटो भी आप लोग देख लिए होंगे, हमने आपको लगा दिया है कि वो वास्तव में हम लोग को कैसा नजर आता है। अब बारी आ चुकी है किसका, पैरामीशियम की। पैरामीशियम की अगर बात करें तो ये चप्पल जो होता है ना, हवाई चप्पल जिसको हम लोग कहते हैं स्लीपर, उसके जैसा होता है। याद रखिएगा ये स्लीपर के आकार का होता है, और इसमें किनारे किनारे से पतला 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 रेसे जैसी आकृति पाई जाती है। और ये रेसे जैसी आकृति जो होती है, यहीं से तो प्रश्न पूछता है बार बार, याद रखिएगा यहीं से प्रश्न पूछता है इस रेसे जैसी आकृति जो है उसके बारे में। ये इसी की सहायता, इसी ये रेसे जैसी आकृति जो नजर आ रही है, इसी से ये अपने आप में गति लाता है। और ये गति लाने का काम किसकी सहायता से करता है, तो सिलिया की मदद से करता है। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पैरामीशियम जो होते हैं उनमें गति किनके कारण आती है, तो वो किनके वजह से, सिलिया की वजह से वो क्या करते हैं, गति करने का काम करते हैं। इसमें अगर बात करें तो इसमें एक विशेष भाग होता है, और यहीं से वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। देखिए अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं था, लेकिन इसमें विशेष भाग होता है जिसकी सहायता से इसमें भोजन अंदर जाता है, फिर रसगानी में जाता है, वहां पाचन की क्रिया होती है, और यहां से शरीर से वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी इसमें विशेष अंग होता है जहां से वो भोजन को ग्रहण करता है। अगर बात करें कि पैरामीशियम के बारे में, तो पैरामीशियम भी याद रखिएगा एक कोशिकीय साथ ही साथ प्राणी संभोजी होता है, और इसको हम लोग प्रोटोजोआ के भी नाम से जानते हैं। तो ये था किसके बारे में, पैरामीशियम के बारे में। आपको पैरामीशियम का फिगर दिख रहा होगा स्पष्ट, और साथ ही साथ हमने ये समझा भी दिया। यहां से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, बस आप इतना याद रखिएगा कि पैरामीशियम जो होता है उसमें गति किसकी वजह से होती है, तो वो सिलिया की वजह से होती है। तो ये था हम लोग का आज का जंतुओं में पोषण का पहला पार्ट कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब यहां से अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। हमारे पास आपको मालूम है कि मनुष्य जो होता है बहुकोशिकीय जीवों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग जानेंगे मनुष्य के बारे में कि मनुष्य के जीव जो होता है वो कैसे काम करता है।
जीभ में स्वाद कैसे आता है, दांत जो जीभ की सहायता से हम लोग स्वाद चखते हैं ना, तो कहां से किस चीज का स्वाद आता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ लार के बारे में जानेंगे कि लार ग्रंथि कितनी होती है, इसके अलावा भोजन कैसे अटक जाता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी खाते तो नाक से कैसे भोजन का कण निकल जाता है। ये सारा चीज जो है वो हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, यानी अगला क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहिए, क्लास को करते रहिए, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है वो जरूर कीजिए। अगर आपका 5 सही हो 4 सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप निरंतर करते जाइए और जब तक आपका एग्जाम आएगा ना तब तक आपके इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए लगातार हमसे जुड़े रहिए और हमारे कोड से याद रखिएगा SLS। यानी अगर आप हमारे चैनल पे नए देख रहे आए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।